हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी, सब खुशहाल होंगे, मस्ती मारते होंगे उधर है। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, सेकंड बुक से लेके आए प्रकाशिक किरण, प्रकाशिकी किरण तथा प्रकाशी यंत्र की जो पहली यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। कुछ इसमें गोलीय दर्पण भी पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे और लेंस भी पढ़ेंगे। इस पूरी यूनिट से जो आपके एग्जाम में जो अंक 13 अंक का ये पूरा यूनिट आता है प्रकाशिकी यंत्र। प्रकाशिकी यंत्र जो आता है 13 नंबर का आता है। आप चाहते हैं 13 नंबर आपके ही हो तो एक एक चीज बारीकी से इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए कि 13 नंबर आपके कोई छीन नहीं पाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पहला लेक्चर इसका सेकंड बुक से। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी चलती होगी। अब टाइम तो बिल्कुल करीब आ चुका है एग्जामों का। आप लोग इधर उधर अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें। मैं सबसे पहले इस यूनिट में आपको थंबनेल पे सारी चीजें पता होंगी जो किस यूनिट से है, क्या नाम है यूनिट का। मैं यहाँ पर प्रकाश सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी, इसमें प्रकाश और प्रकाश क्या हो जाए होता है वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। सबसे पहली हेडिंग सब लोग डालोगे प्रकाश, लाइट। लाइट, प्रकाश बेटा एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो छोटे छोटे मंडलों के रूप में हमें प्राप्त होती है। जो आगे हम चैप्टर अभी द्रव तरंगे जिन्होंने आपने पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ा है आगे पढ़ो, उसमें जानोगे छोटे छोटे बंडलों में एच म्यू नॉट, यो जो लैम्डा सी, प्रकाश की चाल, ये चीजें तरंग दायरे के रूप में आती हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ना समझते, कुछ ज्यादा ना सोचते हुए जो प्रकाश है उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बेटा प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश यहाँ लिखेंगे, ये प्रकाश है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में, यहाँ लिख लोगे, जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। यदि हमारी आंखों में कोई दोष ना हो तो, यदि हमारी आंखों में, यदि हमारी आंखों में कोई दोष ना हो तो। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुओं का आभास होता है, वस्तु दिखाई देती है यदि हमारी आंखों में कोई दोष ना हो तो। ठीक है, इससे आगे प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये जो चाल होती है, ये चाल निर्वात में होती है, निर्वात या वायु में होती है, निर्वात या वायु में होती है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या लिखोगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगला पॉइंट ये लिख सकते हो, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलने के प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश में इतना ही, कुछ रहने दो, अभी हम समझेंगे माध्यम। माध्यम के जस्ट बाद अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके बाद जो हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग पड़ेगी। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हेडिंग पड़ेगी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की तरंगे या प्रकाश की किरणें तरंगे जाती हैं, जैसे तालाब में कोई पत्थर मारा तो वो पानी के लहरा लेते हुए किनारे तक पहुंचती है तरंगे पानी। वहां माध्यम कैसा है? माध्यम पानी है वाटर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे माध्यम, प्रकाश का अपवर्तन से पहले समझेंगे कि माध्यम क्या होता है। देखो माध्यम जो होता है, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी माध्यम, होता है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम होता है। दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है। पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम दो प्रकार के हो गए। पारदर्शी माध्यम जिसमें आर पार आप देख सकते हो, आर पार का देखा जाए ऐसे समझ लो, बिल्कुल आसान भाषा में समझ लो। पारदर्शी माध्यम जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, देखा जा सके, उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और जिसमें आर पार ना देखा जाए, आर पार ना देखा जाए, इसमें आर पार का ना देखा जाए, उसको अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। देखो कौन कौन से पारदर्शी माध्यम, इसमें आर पार देख सकते हैं, इसमें भी प्रकार हो सकते हैं। कैसे होंगे देखो, एक माध्यम होता है विरल और दूसरा होता है सघन। विरल माध्यम होता है, एक होता है विरल माध्यम और एक दूसरा होता है सघन माध्यम। बड़े आराम से समझेंगे। देखो माध्यम, पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम आर पार का जिसमें देख सकते हो, जैसे वायु है, यहाँ वायु में हम आर पार का यहाँ से देख रहे हैं। एक शीश कांच की बोतल ले लो, उसमें से आर पार का देख रहे हैं, कैसा माध्यम है वो? कांच की बोतल कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक है। हीरा है, हीरे में से आर पार का आप देख सकते हो, कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। ठीक है। अच्छा सुनो, विरल माध्यम में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम में जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, कण पास पास होंगे यहाँ पे, और यहाँ कण दूर दूर होंगे। विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा माध्यम में? इधर देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, सिर्फ पारदर्शी माध्यम बोल रहे, ये नहीं बोल रहे कि विरल से सघन में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, इसकी बाद में बात करेंगे। पहले जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये किरण आ रही है, इधर का देख लोगे, यहाँ माध्यम हो गया पारदर्शी अपारदर्शी माध्यम, इधर आपको ये चित्र से समझा देते हैं। ये किरण है, ये वाली जो किरण है ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये खींचा गया अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, ये पहला पारदर्शी माध्यम, ये दूसरा पारदर्शी माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। परिभाषा क्या लिखोगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग लिख लेना, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो लंब खींचा गया इसको अभिलंब बोलते हैं, और जो अपवर्तन के पश्चात जो किरण प्राप्त होती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण। ठीक है। आपतित किरण और जो खींचा गया जो अभिलंब है, ये अभिलंब ठीक से बना, जो खींचा गया अभिलंब है, ठीक है, आपतित किरण और खींचा गया अभिलंब के जो बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। आपतन कोण कौन सा? आई कहलाता है।
अपवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब के जो बीच बना कोण होता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण इसे स्मॉल r से लिखते हैं। और ये तीनों घटनाएं जिस बिंदु पर हो रही हैं इसको आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु कहते हैं। ये सारी चीजें आपको हाई स्कूल में बहुत अच्छे से बताई गई हैं। जिन लोगों ने हाई स्कूल पढ़ा होगा ठीक से उनको सब कुछ पता होगा, सब कुछ याद आ गया होगा। वहां 3 परिभाषाएं बताई थी, यहाँ पर भी 3 परिभाषाएं बताएंगे, लेकिन मेन परिभाषा ये समझ लो, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और आपतित किरण और खींचा गया अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I कहलाता है। और अपवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब के बीच जो बना कोण, ये जो झुकाव है, कोण है, इसको अपवर्तन कोण स्मॉल r कहते हैं। जिस बिंदु पर ये तीनों घटनाएं होती हैं, खींचा गया अभिलंब और आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लोगे, मैं इसके आगे की घटना बताता हूं। इससे आगे की घटना यह है कि अपवर्तन के कारण क्या है। देखो कारण क्या है, कब प्रकाश की किरण दूर हटेगी अभिलंब से, कब प्रकाश की किरण झुकेगी अभिलंब की ओर। और यहां पर कंडीशन ये देखो, ये जो बना रहे हैं चित्र, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये इसको आपतित किरण बोलते हैं। और ये जो माध्यम है हमारा विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। यहां से एक थ्योरी परिभाषा आप और लिख सकते हो, एक परिभाषा और लिख सकते हो। ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित हो रही है, और ये खींचा गया जो अभिलंब है, इसके बारे में मैंने पूरी आपको बात बता दी है। आपतन बिंदु, आपतन कोण, और ये अपने वास्तविक मार्ग ये होगा इसका, बिल्कुल इसको सीधे जाना चाहिए था, इस किरण को बिल्कुल सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाके जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक मार्ग से अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी घटना बताते हैं इधर, यहां पे माध्यम ले लेंगे, सघन माध्यम ले लेंगे, सघन माध्यम, और इधर ले लेंगे विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से चलकर और वो विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है, विरल माध्यम में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। ये अभिलंब खींच लो, अभिलंब खींच लोगे। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से अभिलंब से दूर हट जाती है, या सिर्फ इतना लिख सकते हो, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां मान लेते हैं प्रकाश की चाल v1 है और यहाँ प्रकाश की चाल v2 है। इस वाली घटना में विरल माध्यम, यहाँ प्रकाश की चाल कितनी? v1 है और यहाँ भी कितना है? v2, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोण बनेगा जो आपतन कोण जो होगा I, और यहाँ जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण R। तो इस कंडीशन में जो आपतन कोण ज्यादा होगा अपवर्तन कोण से, यहाँ पर झुकाव ज्यादा होगा, यहाँ झुकाव कम होगा, तो आपतन कोण का मान ज्यादा होगा, इसका कम होगा। यहाँ विरल माध्यम में कण दूर है, प्रकाश रॉकेट की तरह चला रहा है, बहुत तेजी से चला रहेगा, तो यहाँ जो प्रकाश की चाल जो v1 ली है ये ज्यादा होगी। अब भीड़ भाड़ आ गई, कण पास है, तो प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम हो गई होगी, तो यहाँ v2 कम होगा, तो v1 ग्रेटर देन v2 होगा। इस कंडीशन को क्या कहोगे? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है, जब विरल माध्यम में होती है तो प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जब सघन माध्यम में पहुंचती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। आपतन कोण का मान ज्यादा होगा और अपवर्तन कोण का मान कम होगा। प्रकाश की चाल ज्यादा होगी पहले माध्यम में इस कंडीशन में, और सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम होगी। सघन से अब जा रहे हैं किस में? विरल में जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो बना कोण जो होगा ये I तुम्हारा आपतन कोण, और ये वाला कोण कौन सा है? अपवर्तन कोण R। तो अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा आपतन कोण से।
क्योंकि जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो आपतन कोण कम होगा और अपवर्तन कोण जो बनता है विरल में बनेगा यहाँ पे वो ज्यादा होगा। यहाँ प्रकाश की चाल कौन सी है v1 है और यहाँ कितनी v2 है। तो सघन माध्यम में भीड़ भाड़ में प्रकाश चला रहा है तो स्पीड कम होगी और यहाँ जब रास्ता खाली मिला तो बहुत तेजी से निकला होगा। तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगी विरल माध्यम में ज्यादा होगी v2 और किससे ज्यादा होगी v1 से ज्यादा होगी। समझ में आता होगा, अच्छे से पॉइंट क्लियर होते होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। इससे आगे की ये परिभाषा आप लिख लोगे। पहले जो मैंने चित्र बनाया था सारी चीजें बता दी थी, आपतन बिंदु बता दिया था, अपवर्तित किरण बता दी थी, आपतित किरण बता दी थी। जब कोई प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप अथवा करके भी लिख सकते हो। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह विलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना में आपतन कोण का मान, यहाँ पे फिर से समझ लो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर नई लाइन से आप एरो बना के ये बात लिख लोगे, कहोगे कि इस घटना में जो अभी बताई मैंने, इस घटना में या तो कहोगे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण का मान ज्यादा होता है अपवर्तन कोण से, और प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ज्यादा होगी सघन माध्यम से, या पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी दूसरे माध्यम से। यहाँ पर कहो जब सघन माध्यम है, यहाँ पर फिर लिख सकते हो अथवा करके, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अविलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना में आपतन कोण का मान कम होता है अपवर्तन कोण से, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में ज्यादा होती है, v2 ग्रेटर देन v1। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो अपवर्तनांक पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अपवर्तनांक। जो अपवर्तनांक क्या होता है, हेडिंग पढ़ेगी, सब लोग डालेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में जब आ जाती है तो किसकी अपेक्षा में किसकी चाल ज्यादा है, ये उस चीज को बताता है अपवर्तनांक। किसको बताता है, यानी कि अगर प्रकाश की चाल यहाँ जितनी भी है और यहाँ जितनी भी है v1 v2 जितनी भी है, ये प्रकाश की किरण ज्यादा स्पीड से आ रही है और यहाँ पर कम स्पीड से होगी, तो ये कम स्पीड कितनी गुनी होगी, ये कम ज्यादा स्पीड कितनी गुनी होगी, इससे इन सब बातों को कौन बताता है, अपवर्तनांक बताता है। सिंपल भाषा में कहें तो जो अपवर्तनांक है इसको हम स्मॉल n से लिखते हैं, और ये दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात बताता है। मान लेते हैं यहाँ प्रकाश के चाल में जो निर्वात माध्यम है वो निर्वात है, यहाँ पर कौन सा है, निर्वात है। यहाँ कोई दूसरा माध्यम है तो यहाँ लिख लेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक जो बताता है माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात जो होता है वो अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक n कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मान लेते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरी यहाँ पर v2 है माध्यम में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, v1 अपॉन कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2। यहाँ पर जो पहला माध्यम है 1 वो कौन सा है, निर्वात है, और दूसरा माध्यम, तो दूसरा माध्यम में पहला निर्वात हो गया, और जो अपवर्तनांक निकलता है वो हमेशा सापेक्ष के निकलता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकलता है। यानी कि अगर मैं इसका अपवर्तनांक निकालूंगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष निकालूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो अपवर्तनांक n कहलाता है, और हम इसको n से लिखते हैं v1 अपॉन v2। v1 निर्वात में प्रकाश की चाल है, v2 माध्यम में प्रकाश की चाल है।
यहाँ पर जो मैंने लिखा 1 and 2 ये अपवर्तनांक बता रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष जब पहले स्पीड से जा रही थी दूसरे में प्रवेश कर गई तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बता रहा है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बता रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर ये कैसे समझोगे ये बात समझो। यहां पर सापेक्षता जिसके सापेक्ष निकालना है उसको लिखोगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको लिखोगे और जिसका लिखना है यहां पर जिसका लिखना हो, जिसका लिखना हो और जिसके सापेक्ष करना हो वो चीज लिख लोगे। मैं कहता हूं यहाँ वायु है, यहाँ पानी है, वायु एयर है, पानी क्या है पानी, पानी पानी वाटर है W। जिसके सापेक्ष मैं कहता हूं वायु के सापेक्ष तो A लिख लोगे यहाँ पर, फिर किसके सापेक्ष वायु के सापेक्ष जिसका लिखना है, किसका लिखना है पानी का लिखना है तो A and W लिख लोगे। वायु के सापेक्ष जल का, जिसका लिखना है जल का लिख रहे हैं यहाँ पर, किसके वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आता होगा उम्मीद है। इससे आगे बढ़ते हैं, अगले आप लिखोगे कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं, इसे याद रखना हमेशा के लिए, बोलने में आसानी हो जाएगी आपको। नोट पॉइंट करके लिख लेना, नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट कि हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे लिखोगे, यानी कि हवा के सापेक्ष तो आगे आएगा, जल के अपवर्तनांक तो W। ठीक है, यह लिखेंगे हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कैसे लिख लोगे, हवा के सापेक्ष तो पहले आएगा कांच यानी गिलास होता है वो क्या लिख दोगे, गिलास का अपवर्तनांक कांच वायु के सापेक्ष। ठीक है, इतना समझ में आता होगा। एक और लिख देते हैं हवा के सापेक्ष, बोलते रहना, बोल लोगे तो याद होता है। हवा के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक क्या लिखोगे, हवा के सापेक्ष हीरे यानी डायमंड, डायमंड का। A and W जल के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 4/3 होता है, इसको सॉल्व करो 1.33 आता है। A and G लिखोगे यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको लिखोगे 3/2, इसको सॉल्व करोगे 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5। हवा के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक A and D जो लिखते हो 12/5 आएगा, सॉल्व करोगे 2.4 आएगा आंसर। ये चीजें याद कर लो, अच्छी बात है। एग्जाम के टाइम पे आपको एग्जाम के पेज लास्ट में सारी वैल्यू लिखी मिलेगी, लेकिन याद कर लोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे डालोगे हेडिंग अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 मैंने चित्र बनाया था आपको इस तरीके से, कोई आपतित किरण हुई थी, अभिलंब खींचा था और ये अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो गई थी। ठीक है, इनके सबके नाम बता दिए, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है और ये कौन सा आपतन बिंदु है और ये खींचा गया अभिलंब है, ये बना कोण I है, ये बना कोण कितना है R है, ये सब चीज पता है हमको। तो यहाँ पहला नियम लिखोगे कि यहाँ पर आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण और खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बिंदु है, जिस बिंदु पर ये स्थित है, आपतित किरण और खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहले इसको लिख लोगे, आप लोग कहोगे कि अपवर्तित, आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, कॉमा लगा हुआ है, और खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर
होते हैं, स्थित होते हैं। नंबर 2, जो नंबर 2 इसका नियम है, द्वितीय नियम, इसको स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। स्नेल का नियम होता है, कौन सा नियम होता है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, इसका दूसरा नियम स्नेल का नियम होता है। क्या होता है कि आपतन कोण, कौन सा? आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया साइन आई, ठीक है, आपतन कोण की जिया कितनी? साइन आई, तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात, अनुपात सदैव नियतांक होता है, नियतांक होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात हमेशा हमेशा यानी कि सदैव नियतांक होता है। यानी कि साइन आई अपॉन कितना? साइन आर कैसा होता है? नियतांक होता है, नियतांक होता है, ठीक है। यहां पर नियतांक यानी कि साइन आई अपॉन कितना? साइन आर बराबर कितना है? एन लिख लोगे, नियतांक 1 and 2, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसको ऐसे भी लिख लोगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक नियतांक होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो थ्योरी का तो ले सकते हो, आप लिख लेना अपने आप से। इसके आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम हो गए। अब अपवर्तनांकों में कुछ संबंध जानेंगे। अपवर्तनांकों, अपवर्तनांकों में संबंध, अपवर्तनांकों में कुछ संबंध ज्ञान हो गई। सबसे पहले हम उठा लेते हैं, अगर यदि दो माध्यम, यदि कितने माध्यम हो, किरण आ रही है, प्रवेश कर रही है और विचलित हो रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो हम यहाँ पर दो माध्यम ले लेते हैं। यदि दो माध्यमों के लिए स्नेल को उठा लेते हैं जरा, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है पता है आप लोगों को? साइन आई अपॉन कितना होता है? साइन आर 1 and 2, कितना? 1 and 2। समीकरण नंबर 1 दे दोगे नाम। अगर यदि किरण के मार्ग को उलट दिया जाए, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, कंडीशन ये बन गई साइन आई अपॉन साइन आर 1 and 2 बन गई है, ठीक है। अब किरण का मार्ग उलट दिया जाए, आप दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भेजेंगे, तो क्या कंडीशन बनेगी? साइन आर अपॉन उलट जाएगी, सब चीजें उलट जाएंगी, साइन आर अपॉन साइन आई, यह हो जाएगा 2n1, वहां 1 and 2 था, यह हो जाएगा 2n1, ठीक है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक हो जाएगा, यहाँ पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक था। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 ले लोगे, समीकरण नंबर 2 ले लोगे, यानी कि समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो, दोनों की जब गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? यहाँ आएगा साइन आई अपॉन कितना? साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू 1 and 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2n1। फिर देख लोगे 1 को उठाया साइन आई अपॉन साइन आर कर दिया, 2 को उठाया साइन आर अपॉन साइन आई कर दिया, इक्वल का निशान है तो पहले वाली समीकरण 1 and 2 उठाया और दूसरे में 2n1 उठाया, मल्टीप्लाई साइन आर से साइन आर गया, साइन आई से साइन आई गया। यहाँ पर जो वैल्यू बची है 1 बची है, तो यहाँ कितना 1 and 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2n1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये दो माध्यमों के लिए था। यदि इसको ऐसे भी लिख लो 1 and 2 इंटू कितना? 2n1, 1 को इधर लिख लो, ठीक है। अच्छा, यदि ये लिखो, यदि तीन माध्यम हो, यदि तीन माध्यम पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 and 2 इंटू 2 and 3, और यहाँ हो जाएगा 3 and 1, 1 2 2 3 और 3 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। यदि यहाँ पर यदि चार माध्यम हो तो ये अपने आप लिख लो, अपने आप लिख लोगे आराम से। चार माध्यम हो,
यहाँ पे कहोगे पहला हो, दूसरा हो, और ये तीसरा हो, और ये चौथा हो। चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा 1 2, यानी कि 1 and 2 इंटू कितना 2 and 3, 2 and 3 इंटू 3 and 4, 3 and 4 इंटू 4 and 1, 4 and 1 इक्वल टू कितना 1। 4 माध्यम हो, ठीक है। यदि माध्यमों के नाम दे रखे हो, वायु हो, ग्लास हो, वाटर हो, 3 माध्यम ये हो, तो हो जाएगा ANG हो जाएगा इंटू GNW हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा WNA हो जाएगा, AG हो जाएगा, GW हो जाएगा, WA हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि इन्हीं की जगह 4 माध्यम कर दे, A कर दे, कितना कर दे, A हो, G एयर हो, ग्लास हो, वाटर हो, डायमंड हो, तो कितना है ANG हो जाएगा इंटू GNW हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा फिर आपका WND हो जाएगा, फिर हो जाएगा DNA हो जाएगा, इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज बता दी, न्यूमेरिकल में बहुत आसानी होगी आपको। यदि यहाँ पे पहली कंडीशन है आप देखोगे, यहाँ पर मैंने बताया था, सिखाया था मैंने यहाँ पर 1 and 2 इंटू कितना 2 and 1 इक्वल टू 1 बताया था। अगर 1 and 2 की वैल्यू ऐसे डिफाइन करोगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 and 2, 1 and 2 को यही रोक लिया, ये अपॉन में जाएगा कितना हो जाएगा 2 and 1 हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ, 1 and 2 अपॉन में जाता है कितना हो जाएगा 2 and 1 हो जाएगा, 1 and 2 अपॉन में जाते ही उल्टा हो जाएगा 2 and 1 हो जाएगा। यहाँ पे यदि ऐसा कुछ हो, देखो 1 and 2 अगर ऐसा है, यहाँ पर 2 and 3 है कहीं पे, तो 1 अपॉन हो जाएगा 3 and 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे A and G है कहीं, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा G and A हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती होगी। नोट पॉइंट में ये लिख लेना, एक बात और लिखना नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट सेकंड डालना, इसे नोट पॉइंट फर्स्ट डालना। सेकंड में लिखना होगा, अगर WNG लिखा हुआ है, WNG लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना 2 and 3 लिखा हुआ है तो 1 अपॉन में उल्टा हो जाएगा, ANG लिखा हुआ है 1 अपॉन में जाते GNA हो जाएगा, ठीक है। इसको उत्क्रमणीय का सिद्धांत भी बोलते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो NG अपॉन NW भी लिख लेंगे, NG अपॉन NW लिख लेंगे। और सापेक्षता तो जरूर आनी है, तो सापेक्षता यहाँ हमेशा और हमेशा निर्वात या वायु की रहेगी, वायु को लिख लेंगे। अगर लिखा हुआ है GND लिखा हुआ है कहीं, तो ND अपॉन NG लिख लेंगे, ND अपॉन NG लिख लेंगे। सापेक्षता किसकी आएगी, वायु की। इतनी बात समझ में आती होगी। अगर किसी और का लिखना है DNW लिखना है, तो NW अपॉन हो जाएगा ND, सापेक्षता किसकी आएगी, वायु की। यहाँ पर किसी का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, इन दोनों का ज्ञात करना हो आपको, इन दोनों का जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, हीरे के सापेक्ष। तो आपको इनकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको, A and W की जो वैल्यू होती है आपकी 4/3 होती है, और A and D जो होता है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक होता है 12/5, 12/5 होता है। D and W जो आएगा निकल के, ये सबसे नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें 4 × 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 × 12। कुछ कटता हो काट दो, नहीं कट रहा तो ऐसे लिख दो, 4 × 5 20 हो जाएगा, और हो जाएगा 12 × 3 36 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। हर तरीके से आपके यहाँ से वैल्यू निकालोगे, ANG की वैल्यू लगाओगे, यहाँ हो जाएगा A and W हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इतना समझ में आता होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। यहाँ पे एक एक चीज को अच्छे से यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं आपको, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक बाद में पढ़ा देना है, एक वैल्यू निकलवा दो, चलो बोल आपकी ये पहली वीडियो थी सेकंड बुक से। आपके थंबनेल पे एक एक चीज बता रखी, जो भी पढ़ाएगा हो जिस वीडियो में आपको थंबनेल पे लिखा हुआ मिल जाएगा। एक पहला लेक्चर था सेकंड बुक का, लेक्चर 1 2 3 लगभग 15 चैप्टर 16 लेक्चरों में आपका ये यूनिट पूरा समाप्त हो जाएगा। इस यूनिट से 13 नंबर का आता है। आप चाहते हैं कि आपके 13 के 13 नंबर आपके, तो एक एक चीज बारीकी से आप पढ़ते रहो, बिल्कुल आराम से वीडियो को देखते रहो। अगर आप कोचिंग नहीं भी जा रहे तो कोई भी आवश्यकता नहीं होगी कोचिंग की, हर चीज वीडियो पे सारे न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।